आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रयागराज के मेला क्षेत्र में यह भगदड़ कैसे मच गई। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए क्या अचानक से इतनी भीड़ वहां पर संगम तट पर पहुंच गई कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। क्या सिस्टम की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ में हादसे के बाद अब यूपी सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कारण रहे कि 7,500 करोड़ खर्च होने के बाद भी 30 लोगों को अपनी जान महाकुंभ में गंवानी पड़ गई। सवाल यह भी है कि क्या 3 दिन पहले ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी? अगर हां तो फिर इसके लिए प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की? क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान हादसे के बाद अमल में लाया गया उसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया? सिस्टम आखिर कैसे धराशायी हो गया? इसका जवाब आखिर कौन देगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और अब आपको महाकुंभ हादसे से जुड़ा पूरा अपडेट बताते हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करेगी। तो अब महाकुंभ मेले में व्यवस्था सुधार के लिए 2 नए अफसर तैनात किए गए हैं। अनुभवी अफसर आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही जो घायल हुए श्रद्धालु उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया है। तो फिलहाल वीआईपी प्रोटोकॉल पर भी आंशिक तौर पर रोक लगा दी गई है। मेला प्रशासन की तरफ से इंतजाम सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। कुंभ मेले को लेकर 5 बड़े बदलाव किए गए। अब नो व्हीकल जोन के साथ 1 वे रूट का भी कदम उठाया गया है और इसके अलावा वाहन प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो खास ट्रैफिक प्लान को तैयार किया गया। 360 स्पेशल ट्रेन भी श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई है। तो महाकुंभ हादसे से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी जाएंगे प्रयागराज। आज प्रयागराज में होंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। महाकुंभ हादसे की समीक्षा करेंगे कि आखिर कहां पर क्या गलती हो गई, क्या हुआ जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। और वहीं क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान हादसे के बाद अमल में लाया गया है उससे पहले लागू क्यों नहीं किया गया? वहीं कौशाम्बी जिले में होल्डिंग एरिया में रोके गए वाहनों को कौशाम्बी प्रशासन ने धीरे धीरे करके छोड़ा। करीब 5 घंटे बाद कौशाम्बी से 600 वाहनों को प्रयागराज के लिए धीरे धीरे रवाना किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हाँ, कोकराज के होल्डिंग एरिया में हमने बड़ी सी एलईडी लगाई है जिससे श्रद्धालुओं को हम लोगों ने ऑनलाइन दर्शन भी करवाए प्रयागराज कुंभ के। बाकी व्यवस्था इसमें सही चल रही है। हमारे पुलिसकर्मी सारी जगह पे मौजूद हैं। और वहीं महाकुंभ हादसे की 2 थ्योरीज हैं जो सामने आ रही है। भगदड़ की पहली वजह क्या है यह आपको बताते हैं। सीधा बिग वॉल का इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करें। भगदड़ की पहली वजह अमृत स्नान के चलते पांटूल पुल बंद थे। हमने लगातार कल आपको अपनी कवरेज में वो तस्वीरें भी दिखाई थी। लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई और इसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिरे हैं और यहां से हालात धीरे धीरे और ज्यादा खराब हुए। श्रद्धालु गिरने से फिर वहां पर भगदड़ मच गई। उन हालात से लोग निकलने की होड़ में थे। अब भगदड़ की दूसरी वजह क्या? संगम नोस पर इंतजामों में काफी खामी नजर आई। ज्यादातर लोग जो श्रद्धालु हैं वो संगम नोस की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। एंट्री और एग्जिट के रास्ते एक ही थे और इस वजह से एक जगह पर ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। भगदड़ में भागने का मौका नहीं मिला और कुछ लोग इसी में दब गए, खासतौर पर जो महिलाएं और बच्चे वहां पर थे। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और इस वजह से ये 2 बड़ी वजह है जो भगदड़ की निकलकर सामने आई है। महाकुंभ में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। केंद्र यूपी सरकारों को बनाया गया है पक्षकार, दूसरे राज्यों को भी बनाया गया है पक्षकार। महाकुंभ पर स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग की गई है। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। और वहीं महाकुंभ मामले पर सियासी सवाल भी खड़े हो गए। वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अब अपने बयान पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि उनकी जुबान से चूक हो गई, यह घटना दुखद और बड़ी है। अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? घटना बड़ी है, हम छोटी नहीं मान रहे। जुबान से चूक है, लेकिन ये दुखद घटना मैंने कहा, दुखद की जगह पर छोटी है। जो श्रद्धालु जो
जिनकी भगदड़ में मृत्यु हुई है, हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उनको आत्मा को जो है शांति मिले और उनके परिजनों के प्रति जो है संवेदना प्रकट करते हैं। और बहुत ही दुखद घटना हुई है, तो उसकी हम लोग चाहेंगे कि भाई जो कभी रह गई है उसको दुरुस्त किया जाए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनकी आत्माओं को शांति दें और जो लोग इससे घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और सरकार जो प्रबंध उन्होंने करे हैं उसको एक बार फिर से रिव्यू कर उसे और बेहतर करे ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना फिर ना हो। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अहम ऐलान भी किए हैं। पहले ऐलान में सीएम ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा दूसरी जरूरी घोषणा न्यायिक कमेटी के संबंध में की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। तो प्रयागराज में जो बड़ा हादसा हुआ, इसके बाद अब महाकुंभ मेले में सरकारी इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सुनिए हादसे के बाद क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। शाम का महाकुंभ है, पूरी तरीके से अव्यवस्था है। सिर्फ वीआईपी शासन प्रशासन उसी में लगी है, आप जो होना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। संगम घाट पे अव्यवस्था है, उसी में लोग जा रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, न जाने कितने लोग बेहोश हैं। लोगों के मरवाने के लिए अच्छे किए, क्या क्या किया योगी जी, अच्छा किए योगी जी, अच्छा किया। ये पुलिस लोग भी किधर भी मरने के लिए नहीं, एक डजन रुकते हैं, उधर एक भी पुलिस नहीं है। मेरा भीड़ पड़ी उन्हें जगह है, हमारी देवरानी न मारती जगाते न भी, हम लोग सो रहे थे, हम सवेरे नहाते 11 बजे इकट्ठी जनता उन्हें जगा के हमारे चलेगा सब लोग, इकट्ठी जुड़ी भीड़ सोते धक्के में गिर पड़ेंगे, वो तो बहुत से लोग मरे हैं। हम लोग नीचे दब चुके थे, हम माँ बेटी, तो मेरी माँ की डेथ हो गई और मैं जिंदा बच गई। पुलिस वालों को बोला कि हम बचा लो हम और के लिए, तो वो मदद करने के लिए हम और के पास नहीं आए। तो दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली के चुनाव दंगल में आज अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी, साथ ही केजरीवाल समेत पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं की रैलियां होंगी। तो दूषित यमुना पर दिल्ली चुनाव में उबाल आया हुआ है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो यमुना का पानी पीते दिख रहे हैं। इस वीडियो पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल ने नायब सिंह सैनी के यमुना का पानी पीने को ढोंग बता दिया। उन्होंने नायब सैनी और बीजेपी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया है और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। केजरीवाल ने आयोग को बताया है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो काफी दूषित है। उसमें अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसे पीने से लोगों का लीवर खराब हो सकता है, लोगों की मौत तक हो सकती है। और वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी खुद यमुना का पानी पीने पहुंचे थे और उन्होंने खुद पानी पीने का वीडियो भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना का पानी जांचने की चुनौती दी। यही वो तस्वीरें हैं जब सीएम सैनी ने यमुना का पानी पिया था, जिस पर केजरीवाल ने सवाल उठा दिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना के बहाने अरविंद केजरीवाल को घेरा तो भगवंत मान ने दूषित यमुना के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताया। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। जिसने इतना गंभीर आरोप लगाया, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था वो व्यक्ति अभी कुछ वक्त पहले तक, इस तरह के आरोप लगाकर बिना सबूत के, मुझे नहीं लगता लोगों के मन में ऐसा भय उसको फैलाना चाहिए। यमुना के पानी को लेकर जारी विवाद में अब कांग्रेस भी कूद गई है। राहुल गांधी ने भी केजरीवाल पर बड़ा राजनीतिक हमला किया है। केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है।
और वहीं चुनावी घमासान के बीच दिल्ली पुलिस ने कैश और शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। ये खेप पंजाब सरकार लिखी एक गाड़ी से मिली है। कार की पिछली सीट पर बोरियों में पैसे रखे हुए थे। आम आदमी पार्टी के बैनर और पोस्टर भी इसमें दिख रहे हैं। कार की डिग्गी में छिपाकर शराब की बोतल रखी गई थी। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस कार को जब्त किया। कार की बोनट पर गुरुमुखी भाषा में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। यह गाड़ी पंजाब भवन के पास खड़ी थी। गाड़ी में नकदियां और शराब की बोतल मिलने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में जब्त की गई पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है। पंजाब सरकार लिखी गाड़ी के नंबर प्लेट पर फर्जी परिवहन विभाग ने दी जानकारी। गाड़ी पर लगा है पंजाब सरकार का स्टिकर। गाड़ी शिवपुरी के पते पर रजिस्टर्ड है। जब्त गाड़ी पंजाब सरकार की नहीं है। दिल्ली में मिली पंजाब सरकार स्टिकर की गाड़ी पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी गेम प्लान बता दिया। आप देखिए। पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी और पंजाब भवन के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार सामग्री और उसके अंदर छुपे हुए थे 10 लाख रुपए। जो डीएम और फ्लैंग जो स्क्वाड होती है उसने पकड़ा है। तो पहले शराब और अब पैसा। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो अब शराब और पैसे पे जोर है। शराब के तो व्यापारी पहले ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है उसमें अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, हमने चेक करवाया तो वो रजिस्ट्रेशन एक फोर्ड इको स्पोर्ट का है, जबकि ये क्रेटा के ऊपर लगा हुआ है। केजरीवाल जी उपदेश देते थे कि शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे, नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं। तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। इधर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 10,000 करोड़ के स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के तहत 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पिनाका सिस्टम को दुनिया के प्रमुख मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम में एक माना जाता है। फिलहाल 4 पिनाका सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हैं। सेना को कुल मिलाकर 10 पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मिलेंगे, जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक सेना की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पिनाका सिस्टम को दुनिया के प्रमुख मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम में से एक माना जाता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर मतलब किलर मशीन है। यह मेलारस सिस्टम 40 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम है। इस रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 7 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक संभव है। खास बात यह है कि सिस्टम किसी भी मौसम में फायर करने में सक्षम है। तो इस रॉकेट लॉन्चर में 214 कैलिबर लॉन्चर की ताकत है। इससे एक बार में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों पर तबाही मचाना संभव है। तो इसके रॉकेट 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर तबाही मचाते हैं। फिलहाल पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के 3 वेरिएंट्स हैं। MK1 जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर, MK2 जिसकी रेंज है 90 किलोमीटर और MK3 इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। पिनाका मतलब किलर मशीन। अगली अहम खबर का रुख करें। निज्जर हत्याकांड पर ट्रूडो को झटका लगा है। कनाडा की एक जांच रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया, निज्जर की हत्या में भारत के खिलाफ सबूत नहीं है। कनाडा की रिपोर्ट ने ट्रूडो के आरोप को गलत बताया। निज्जर की हत्या गैंग या फिर क्रिमिनल से संबंधित है। रिपोर्ट में यह कहा गया है, यानी जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जो सवाल उठाए गए थे, वो तमाम निराधार है। ये इस रिपोर्ट के जरिए साफ हो गया। तो ये साफ हो गया कैसे जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी जो एजेंडा है वो बेनकाब हुआ है। दरअसल
कनाडा की रिपोर्ट में 5 बड़े दावे किए गए, सीधा इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बता रहे हैं। पहली क्या है, निज्जर की हत्या गैंग या फिर क्रिमिनल से जुड़ा हुआ मामला है, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। निज्जर की हत्या गैंग या इससे जुड़े क्रिमिनल से जुड़ा मामला है। हत्या में भारत की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं है। ये जोसे हॉग आयोग की जो रिपोर्ट है, इसमें यह कहा गया है खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को विदेशी कनेक्शन के लिंक नहीं मिले हैं। लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे ट्रूडो की तरफ से, एजेंसियों ने इस बात की जानकारी ट्रूडो को भी दी थी, यह भी इसमें कहा गया है। पांचवी बड़ी बात क्या है, जो पांचवा बड़ा दावा है, गलत जानकारी देना ट्रूडो की राजनीतिक मंशा संभव है, यानी सियासी तौर पर लाभ लेना चाहते थे, वो खुद को स्टेबल करना चाहते थे, यह भी इसमें साफ तौर पर कहा गया है। और इसी के साथ अब देखिए रिपोर्ट में सवाल क्या है, ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के मामले को संसद में आखिरकार क्यों उठाया, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी क्यों की गई है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको यह बता दें कि 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई। निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को निराधार बताया था। ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा ने अक्टूबर 2024 में 6 भारतीय राजनयिकों को एजेंट करार देते हुए निष्कासित कर दिया था, और उसके जवाब में भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।